नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में पूर्वांचल का रोल काफी अहम माना जाता है। कहते भी हैं कि यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए पूर्वांचल की गलियों से होकर गुजरना ही पड़ता है। इस बार के चुनाव में भी पूर्वांचल की जंग खास तो है ही, साथ ही काशी पर जिस तरह से राजनीतिक दलों का फोकस है, उससे बनारस का रण काफी दिलचस्प हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों का जमावड़ा जहां काशी में देखने को मिल रहा है, तो जवाब में जय वीरू यानी कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी भला पीछे कैसे रहती। इन दलों के नेता रोड शो में उमड़ी भीड़ को जीत का पैमाना मान रहे हैं, तो वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए वाराणसी पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस भीड़ को भाड़े की भीड़ बताती भी नजर आई। और दिलचस्प ये है कि सभी सियासी दल दूसरे दलों की नीतियों का जहां मुखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं, वहीं लुभावने वादों के जरिए मतदाताओं को रिझाने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब किसके दावों में कितना दम है, इसका फैसला तो 11 मार्च को हो ही जाएगा, लेकिन दिग्गजों के दौरे की वजह से काशी की जनता को जद्दोजहद भी खूब करनी पड़े। सवाल है कि पूर्वांचल के लोग आजादी के 70 साल बाद भी विकास की बाट जो रहे हैं, और काशी की जनता को भी इस बात का इंतजार है कि काशी क्योटो भले ही न बने, लेकिन जो गंभीर समस्याएं हैं अगर उनका ही निदान हो जाए तो उनका वोट करना सार्थक हो जाए। आज लोकतंत्र में हम इसी चुनावी घमासान पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल और पूर्वांचल में भी वाराणसी की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा वाराणसी के लोगों को आज हो ही गया होगा। विधानसभा के आखिरी दौर के लिए 8 मार्च को वोट पड़ने हैं और सभी दलों ने आज वाराणसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वाराणसी में शनिवार को कुछ नजारा ऐसा दिखा। प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी का रोड शो और बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली। वाराणसी में दिग्गजों के बीच सियासी महासंग्राम देखने को मिला। सभी नेताओं ने वोट के लिए अपने विपक्षियों की नीतियों का माखौल उड़ाया और जनता को लुभावने वादे किए। प्रधानमंत्री मोदी का बीएचयू से शुरू हुआ रोड शो काल भैरव मंदिर में पूजा के साथ खत्म हुआ। इसके बाद मोदी जौनपुर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। मैं यूपी के सांसद के नाते आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं, हम जो कहते हैं समय सीमा में करके रहते हैं। पीएम मोदी के रोड शो के बाद वाराणसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं ने पुलिस लाइन से लंका पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय की। इस रोड शो में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी रोड शो में हिस्सा लिया। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी जनसभा कर काशी में बीएसपी के लिए वोट मांगा। मायावती के निशाने पर यहां बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन रहा। माया ने आरोप लगाया कि मोदी और अखिलेश राहुल के रोड शो में भाड़े की भीड़ है और इस भीड़ की पोल नतीजों वाले दिन खुल जाएगी। आज इन दोनों पार्टियों का रोड शो के बारे में मुझे ये मालूम पड़ा है कि इन दोनों पार्टियों के रोड शो में जितनी भीड़ थी उसमें से तमाशगीर लोगों की ज्यादा भीड़ थी, और जितनी भीड़ थी तो उससे कई गुना ज्यादा आपके इस चुनावी महारैली में भीड़ मुझे देखने के लिए मिल रही। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में जनता मतदान करेगी, लेकिन शनिवार को विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए हुई रैलियों में विकास के मुद्दे गायब दिखे और पूरा वाराणसी दिन भर इन्हीं रोड शो और रैली के बीच रास्ता तलाशता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जहां तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सभी सियासी दलों का फोकस पूर्वांचल पर है। खासतौर पर आधे पूर्वांचल के आज के मतदान के बाद कहा जाए तो आधे पूर्वांचल का चुनाव हो चुका है, लेकिन एक चरण के वोट पड़ना बाकी है, जिस पर सभी सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं।
सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि पूर्वांचल 70 साल से, आज़ादी के 70 साल के बाद से विकास की बात जो हो रहा है। काशी के लोगों को भी उम्मीद इस बात को लेकर है कि काशी का कल्याण आखिर कब होगा। बातें तो खूब बड़ी बड़ी की जाती हैं। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 2 मेहमान, ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही अनिल यादव, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सरकार का पक्ष रखेंगे। लखनऊ से 2 खास मेहमान हैं, अशोक सिंह जी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही डॉक्टर चंद्रमोहन जो कि प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी मेहमानों का। शुरुआत ओंकारेश्वर पांडे जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जो काशीकरण है ये तो खासतौर पर दिलचस्प होता ही जा रहा है, साथ ही पूर्वांचल के लोगों की भी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि कब उन्हें अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने का मौका मिले। आधे पूर्वांचल में तो मतदान तकरीबन हो चुका है, एक चरण का बाकी है। क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं अब तक, जो पिछले चरण के मतदान हुए हैं, साथ ही जो एक बाकी? देखिए, इस बार तो ये क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है और पूरे देश की कैबिनेट जो है वहाँ पर उतरी हुई है। तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी बड़े नेता वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल अहम है कि ये सभी दलों के नेता जो जा रहे हैं वो इस पूर्वांचल को क्या देंगे, क्या देना चाहते हैं और उसी के ऊपर यहाँ की जनता का निर्णय होगा। ये इलाका आज से नहीं, ये अंग्रेजों के जमाने से पिछड़ा हुआ है और अंग्रेजों के जमाने में जिस समय आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी ये रेड जोन का इलाका माना जाता था, जहां आप उसको बिहार से शुरू करके और यहाँ तक ले सकते हैं इस पूरे पूर्वांचल के इलाके को, जहां पर कुंवर सिंह और चित्तू पांडे और मंगल पांडे जैसे लोग पैदा हो रहे थे। शायद यही वजह थी कि इन जगहों का, इन इलाकों का विकास उस तरह से नहीं हुआ, उपेक्षित रखा गया। जी आज जब हमारे पास अब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे युवा नेता हैं, तो सबकी उम्मीदें हैं कि वहां पर विकास होना चाहिए। अखिलेश यादव से हिसाब मांगा जाएगा कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है वहां और कुछ जो वादे कर रही है, दोनों तरफ के वादों को, भारतीय जनता पार्टी के वादों को भी, समाजवादी पार्टी के दावों को भी और वादों को भी और बहुजन समाज पार्टी के, ये पूर्वांचल की जनता सुन रही है और वो फैसला करेगी कि वो इस बार किसके सामने किसको ताज पहनाएगी। खास तौर से एक मुझे लगता है पूर्वांचल में एक बड़ा मुद्दा भोजपुरी वासियों का जो रहा है वो भोजपुरी भाषा का भी रहा है। इस क्षेत्र की भाषा को मान्यता दिलाने के लिए दशकों से आंदोलन चल रहा है, काफी समय से आंदोलन चल रहा है और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ये आश्वासन नहीं दिया हो कि इसको हम सरकार में आते ही मान्यता देंगे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले लोकसभा चुनाव में भी आश्वासन दिया था। आज तक भोजपुरी को उसका हक नहीं मिला। ये भी एक फैक्टर होगा कि काशी के लोग, इस भोजपुरी पूर्वांचल क्षेत्र के लोग जो हैं वो मत देते हुए निर्णय करेंगे। देखिए कि किसके पक्ष में जाता है। डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी कह रही हैं कि भाड़े की भीड़ है, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है और पिछले बार के नतीजे भी देख लें कुछ चुनावों के। ये तो स्वीकार किया कि लोग थे, भीड़ थी, जनता थी, जनता जनार्दन थी, जनतंत्र था, ये तो स्वीकार कर लिया ना उन्होंने। तो इतना स्वीकार किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब वो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है अक्षय जी, तो वो ये नहीं, वो इसको कैसे अभिनंदन कर सकती हैं, तो वो इसका अभिनंदन नहीं कर सकती हैं और उनको अभिनंदन करना भी नहीं चाहिए। वो 11 तारीख को अभिनंदन करेंगी, उससे पहले नहीं करेंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का मंदिर दर्शन का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी मंदिर दर्शन करने गए और बाबा विश्वनाथ से और काल भैरव से आशीर्वाद लिया, उनको नमन किया। और आज अच्छी बात यह है कि बनारस के सांसद को आशीर्वाद देने के लिए बनारस की जनता एकदम खुश नजर आई और एक आनंदित नजर आई और एक पूरा आशीर्वाद मोदी जी को दिया बनारस की जनता ने। तो इसको जितना हम भारतीय जनता पार्टी के पास में बनारस की जनता के लिए शब्द नहीं है, बस हम 11 तारीख का इंतजार करेंगे कि 11 को जब हमारी सरकार बने तो हम जो ऋण हमारे ऊपर बनारस की जनता दे रही है उस ऋण से मुक्त हों। और क्योंकि बनारस की जनता ने जो आज दिया है और अभी शाम को फिर सभा है, तो उसमें और स्पष्ट होगा कि बनारस की जनता एकदम पूरी तरीके से परिवर्तन के मोड में आ चुकी है। नहीं, लेकिन अशोक सिंह जी हैं, उनके सहयोगी दल हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं
तो नियम कायदों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, परमिशन तक नहीं लेते हैं, रोड शो करते हैं। देखिए अच्छा जी, उसके बारे में वहाँ के जिलाधिकारी जी का बयान आया है और जिलाधिकारी जी प्रदेश सरकार की मशीनरी के एक हिस्से हैं, प्रदेश के शासन के एक हिस्से हैं और हमको जिलाधिकारी जी के वक्तव्य के बाद में कुछ और कहने को हमारे लिए तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं है कि भाई जिलाधिकारी जी क्या कह रहे हैं। ये देखिए सवाल हो गया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अनिल यादव जी कह रहे हैं कि वो परमिशन तो कम से कम दिखा सकते हैं, बात खत्म हो जाती है। सही बात है, दिखा दीजिए, आपके पास तो होगी परमिशन, दिखा दीजिए। अनिल यादव जी डिबेट में परमिशन लेके नहीं आया जाता है कि डिबेट में परमिशन लेके आया जाए। आप भी नहीं लाए होंगे, मैं भी नहीं लेके आया, ठीक है ना। डिबेट में परमिशन लेके नहीं आते, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो इस विषय में निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने के बाद में जिस तरीके से बोलना शुरू किया है, जिस तरीके से बोलना शुरू किया, वो कहीं ना कहीं इनकी निराशा को, हताशा को, प्रकट कर रहा है। अशोक सिंह जी, है ना, कुछ घबराहट है क्या गठबंधन? मैं बात कह रहा हूं तो ये परेशान होने लगे। नहीं सर, आपका पूरा मौका दूंगा, सबको अपनी बात करने का रहे पूरा मौका मिलेगा इस मंच पर। यही खासियत है कि राजनीतिक दल अपनी बात पूरी कर पाते हैं। अशोक सिंह जी, कुछ गठबंधन के लोगों में कुछ घबराहट है क्या, खासतौर पर काशी को लेकर? भले ही प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए शायद ज्यादा फोकस हो सकता है, इसीलिए आप लोग भी सारा फोकस काशी पर ही समेट कर रह गए। अच्छे लोकतंत्र में मुद्दों पर चुनाव होता है और ये नया दबोच तंत्र जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, पूरी कैबिनेट लेकर बनारस में डले हैं। घबरा कौन रहा है और घबराहट किसको है, ये भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को मालूम है जी। बनारस की जनता शाम को अखिलेश यादव जी और राहुल जी के रोड शो में जिस तरीके का जनमानस उमड़ा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि उन्हें कब्रिस्तान और आज तो पिंडदान की बात कर दी है। ये पिंडदान बिहार में होता है, बिहार की जनता ने कर दिया है और बड़ा आश्चर्य होता है अच्छे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 तारीख को परिणाम आ जाए, हम विश्वास दिलाते हैं किसानों के कर्जे माफ होंगे। ये सफेद झूठ बोलने का जो काम किया है, जो 2014 में बोला था कि मुझे चौकीदार बना दीजिए, मैं काला धन वापस ले आऊंगा, आज वही लोगों को जो आश्वासन दिए, पहले बता दे कि भाई राज्य सरकार कितने लोगों के कर्जे माफ कर सकती है। केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं कर्जे माफ किए गए 3 साल से, क्यों नहीं काला धन लाया गया। मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी दिवाली, कभी रमजान, आज पिंडदान की बात करने लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान, और मुझे लगता है कुछ भाषा का जवाब दिया जाएगा जो अमित शाह ने बोली थी बिहार में कि पटना परिणाम तो पटना में आएंगे और पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। छठवें फेज के चुनाव पर कभी बुर्का, कभी बिंदी, कभी सिंदूर, तो घबराहट नहीं अशोक सिंह जी, ये बड़ा दिलचस्प नहीं लगता है? अभी आपने जिक्र किया कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर नहीं हो रही, मुद्दों पर तो आप भी नहीं टिक रहे हैं। कहां आज पिंडदान की बात कर रहे हैं, पिंडदान की बात कर रहे हैं। सर कोई कुछ बोल रहा है बोलने दीजिए, आप लोग तो मुद्दों की बात कर सकते हैं। अगर इतनी चिंता प्रदेश की है, आजादी से लेकर अच्छा तक, आज तक ऐसी भाषा मैंने कभी नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मगर आज हालत यह है कि अपनी हार स्वीकार कर ली गई है। सारे कैबिनेट मंत्री बनारस के गलियों में घूमने में मजबूर हो गए। ये है गठबंधन का करिश्मा। चलिए ठीक है, अनिल यादव जी अब आप जवाब दीजिए। ओंकारेश्वर पांडे जी ने भी अभी सवाल उठाया ना कि फोकस करना चाहिए राजनीतिक दलों को, साथ ही जो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं खासतौर पर उनको, कि विकास का मॉडल क्या कुछ होना चाहिए और जो समस्याएं हैं, सबसे पहले जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं काम बोलता है, कहाँ बोलता है? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं जब से ये चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है, मैं समझता हूँ सिर्फ समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है सिर्फ यही विकास की बात कर रहे हैं और मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले चरण के चुनाव से लेकर अब तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। वो जनता के बीच में का जिक्र किसने सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। जो अब पहले आपको गधे का ही जवाब दे देता हूं। देखिए, आप उसको फिर से सुन लीजिए, उसमें भी उन्होंने विकास की बात की है, उसमें भी उन्होंने यूपी का टूरिज्म बढ़ाने की बात की है। उन्होंने सदी के महानायक से अपील की है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह है जिसका आप प्रमोशन कर सकते हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने ये ले लिया अपने ऊपर कि देखिए हमारे नेता के लिए गधा कह दिया। इसका रीजन भी ये है क्योंकि देखिए इन्हें कहीं ये लोग बौखला तो गए ही थे। इनके आप भाषा का स्तर देखिए लगातार निचले स्तर पर जाया जा रहा था, तो इन्होंने देखा कि ये आदमी सिर्फ विकास की बात
बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जबरदस्ती उस बात से मुद्दा बनाया और उसका मीडिया ने भी गलत तरीके से उस बात को लिया। उसमें कहीं किसी भी नेता के लिए गधे की बात नहीं की गई थी। आप चाहे तो उसे दोबारा से सुन सकते हैं। और देखिए, रही बात जो अभी हमारे साथी कह रहे थे, जो बनारस का जो रोड शो मोदी जी ने किया है, अभी आपने भी वो रोड शो ही दिखाया और ये मना कर गए उस बात को कि वो तो जनता दर्शन था। ठीक है, तो या तो आप गलत बता रहे हैं या ये गलत बता रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो रोड शो था, इस रोड शो को करके आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि कानून व्यवस्था में और चुनाव आयोग में और आचार संहिता में इनकी कोई, ना तो किसी तरीके का कोई चीजों को ये नहीं मानते, ना संवैधानिक व्यवस्था में इनका विश्वास तो आपके हाथ में है। आप एक बात बताइए, अरे प्रशासन क्या, आचार संहिता लगी हुई है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आचार संहिता में हमारे हाथ में क्या प्रशासन है? चुनाव आयोग देखता है इन सब चीजों को। और ये कह रहे हैं कि हमने, वो डीएम इनका आदमी है, बताइए आप परमिशन नहीं लेंगे? प्रधानमंत्री परमिशन नहीं लेंगे? आप रोड शो कर देंगे इतनी बड़ी? आप उसके बाद आप एक भीड़ का भी आपने जिक्र किया। मैं समझता हूं जो रोड शो आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का हुआ है, उसके सामने ये चौथाई हिस्सा भी नहीं था। ऐसा ही रोड शो इलाहाबाद में भी हुआ, जिसके सामने अमित शाह कहीं नहीं टिक पाए। और ये चीजें इसलिए नहीं हो रही हैं, ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए, हमने 2012 से आज 17 हो गए, हमने लगातार विकास किया है। अगर हम पूर्वांचल के क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर में हमने इतनी महंगी जमीन एम्स के लिए दी, अभी तक 11 महीने हो गए उस जमीन को दिए हुए। एक ईंट एम्स की लगाई हो तो ये मुझे बता दें। गोरखपुर में हमने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया, 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बनाया और फॉरेंसिक लैब भी बनाई है। अगर मैं बलिया की बात करूं तो 1200 करोड़ की तो हमने रोड बनाया वहां पे, सिर्फ रोड। हम जो बहस को लेकर आते हैं अनिल यादव जी, मैं मुद्दों पे विकास की बात, रिपोर्ट कार्ड यही तो दिक्कत है, विकास की बात कोई नहीं सुनना चाहता। तो जनता के सामने, जनता जान रही है कि विकास की बात कौन कर रहा है। जनता बिल्कुल जान रही है विकास की बात कौन कर रहा है। अनिल यादव जी, अगर काम बोल रहा है तो गठबंधन क्यों करना पड़ गया? क्या मजबूरी थी? देखिए, मैंने पहले भी कहा ये बात कि ये जो गठबंधन है, जो उत्तर प्रदेश के विकास को और तेजी देने के लिए काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, जो भाई से भाई को लड़वाने का काम करती हैं, इनको इनकी जो असली, इनका धरातल पे जो इनकी हैसियत है, वो दिखाने का काम करने के लिए किया है। और आपकी पार्टी के कुछ नेता हैं जो इस तरह से कहते हैं कि बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए छोटे शैतानों से दोस्ती करनी पड़ती है। ओंकारेश्वर जी, जो बातें अभी अनिल यादव जी की तरफ से कही गई हैं कि काम बोलता है, अगर काम बोलता है तो सबसे पहले सवाल गठबंधन को लेकर उठते हैं, फिर कह रहे हैं कि विकास को अगर तेज गति के साथ बढ़ाना है। आपसे कुछ वक्त पहले का तो समय ध्यान ही होगा, खूब खाट सभाएं भी हुई, खूब निशाना साधा गया और अब अचानक काम बोलने लगा। कांग्रेस के मित्र भी कह रहे हैं। देखिए, ये सपा का दावा है, समाजवादी पार्टी सरकार का दावा है कि काम बोलता है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा काम किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है और उनका जो आरोप है कि कारनामे बोलते हैं, उसमें भी कोई आधारहीन बात नहीं है। क्योंकि आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके मामले में हम देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार साथी को नहीं, एनसीआरबी के डेटा में, एनसीआरबी के डेटा की अगर बात कर लें तो आज बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। अगर हम क्राइम की बात कर लें तो 9.1% क्राइम महाराष्ट्र से आता है अकेले। आप किस साल की बात कर रहे हैं? ये 15-16 के आंकड़े हैं। मैं इसी 15-16 के आंकड़े नहीं, मैं 15-16 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं सर। मैं उन आंकड़ों को देख आया हूं और बिल्कुल मैं आप देखिए उत्तर प्रदेश में पहली डिबेट नहीं है एनसीआरबी के डेटा के ऊपर, कई डिबेट हमारी अक्षय जी के साथ ही डिबेट हुई है। मेरा भी एनसीआरबी का डेटा देखा है। किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा किसी पार्टी से कोई विरोध हो सकता है। हम तो सिर्फ तथ्यों की बात करते हैं कि न सिर्फ बलात्कार के आंकड़े हों, क्राइम अगेंस्ट विमेन के आंकड़े हों, या फिर दंगों से दलितों के खिलाफ आंकड़े हों। इस मामले में ये जो आप आंकड़े देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश को सुधार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हर सरकार जब भी आती है लगातार सुधार होता है। पिछली सरकारों की तुलना में पिछली सरकारें अगर मूर्तियां बनाने में व्यस्त रहीं तो ये सरकार ने सड़क बनाए, कुछ और काम किए, ये फैक्ट है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश को जो होना चाहिए था वो नहीं है। ये एक विकास का पूरा मॉडल जब तक सामने नहीं रखा जाएगा, और वो हर पार्टी को रखना पड़ेगा। अभी भी इस चुनाव में क्या हो रहा है, इस चुनाव में गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, कोई स्मार्टफोन दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई कुछ दिए जा रहा है। एक समेकित समग्र विकास की बात कोई नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास कैसे होगा। आप युवाओं को इग्नोर करके बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, सभी पार्टियां उस पर कह रही हैं हम इतना 1 लाख माफ कर देंगे, हम ये माफ कर देंगे। युवाओं की कोई बात क्यों नहीं करता? इस देश में जो युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं
जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप आंकड़े देखिए कि युवाओं में कितनी आत्महत्या की दर बढ़ी है, उनमें बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, उनमें तनाव कितना बढ़ा है, और उसकी वजह से आर्थिक तंगी की वजह से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। हमारे लैपटॉप और स्मार्टफोन देने से तो कुछ नहीं होगा। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल और पूर्वांचल में भी वाराणसी की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आज वाराणसी के लोगों को लग गया होगा। हालांकि इन रैलियों के रेले की वजह से लोगों को दिक्कतें भी खूब उठानी पड़ी हैं। आखिर क्या कुछ फोकस होना चाहिए राजनीतिक दलों का, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब तक कितना ध्यान दिया गया है काशी को लेकर, साथ ही पूर्वांचल को लेकर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ताकत तो आप लोगों ने पूरी झोंक दी है, काशी की जनता भी इस बात को लेकर इंतजार कर रही है कि काशी क्योटो ना बने तो कम से कम इतनी सुविधाएं तो दे दी जाएं कि लोग सुकून के साथ जीवन यापन कर पाएं। पिछले 2.25 साल में काशी के लिए क्या कुछ हुआ, ये थोड़े आंकड़ों के हिसाब से अगर बात हो जाए। नहीं, अच्छा जी, आंकड़े भी हैं और यथार्थ भी है, सब चीजें। आंकड़ों पे तो बहुत चीजें बड़े आराम से हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़े तो अभी जैसे अपने बीच में पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने बताए, तुरंत जो है कांग्रेस और सपा के लोग मिलके हल्ला बोल कर दिए, क्योंकि हल्ला बोल वाले आदमी हैं तो हल्ला बोल करना इन्हें आसान आता है। लेकिन ये आज भी अगर मैं इनसे पूछ लूं दोनों मित्रों से कि भाई गायत्री प्रजापति का स्टेटस बता दीजिए, तो ये जो है अनिल यादव जी नहीं छोड़ दीजिए ना, आदर्श आचार संहिता लागू है, हमारे हाथ में है ही नहीं, लग जाएंगे। हाँ, नहीं, अच्छा, हम इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल यादव, सर बिल्कुल आऊंगा आपके पास। स्टेटस नहीं पता है। चंद्रमोहन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए अशोक जी, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। जी, अच्छा जी, प्रजापति के बारे में बता दो अपराध भैया। के आंकड़े तुलसी और गायत्री प्रजापति के बारे में प्रजापति, बता दो। अपराध के आंकड़े जी। और मथुरा कांड, अपराध के आंकड़े और मनोज मिश्रा की हत्या, अपराध के आंकड़े और जियाउल की हत्या। देखिए, अपराध के आंकड़े। एक बात मैं चंद्रमोहन जी को बीच में रोक रहा हूँ। जियाउल की हत्या आपने, सीबीआई जांच आपने की, आपने राजा भैया को क्लीन चिट दी। आप कैसी बात कर रहे हैं? सीबीआई हमारे अंदर आती है क्या? आप जब अपराध की बात करते हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको मैं बता दूं, पहले चरण में 40% अपराधी आपके प्रत्याशी थे, दूसरे में बसपा के, तीसरे में फिर बीजेपी, चौथे में बीजेपी, पांचवें में बीजेपी। आप बात कर रहे हैं अपराध की। संजीव बालियान पर मरते मरते महिला ने आरोप लगाया कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये है। महेंद्र सिंह ने, मेरे आपके नेता हैं, उन्होंने सुन लीजिए, महेंद्र सिंह ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। यादव सुन लीजिए, अभी सुन लो, अभी मेरी सुन लो। कराओ। अच्छा जी, जॉली ने गुड़गांव में जॉली विधायक हैं, उन पर महिला ने आरोप लगाया। और तो छोड़िए, बच्चों को भी ठीक है, आरोप की बात है। अनिल यादव जी, आप सुन लीजिए। अनिल यादव नहीं रुकेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? यादव नहीं रुकेंगे, सुनिए ना। अरे भैया, ये वही मुद्दों से भटक रहे हैं, इतनी लंबी है, फिर मुद्दों से भटक रहे हैं सर, उस पर भी जवाब दीजिए। मुझे लगता है 1 घंटे गिनवाने में लग जाएगा मुझे। सर पत्रकार गजेंद्र, ऐसा करो, गजेंद्र पर भी कुछ बोल दीजिए अनिल यादव। अच्छा जी, किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा जी, जो पत्रकार की हत्या हुई थी, मरने के पहले बयान देकर गया था, मुख्यमंत्री ने उनके बेटों को बुलाकर। अच्छा जी, आप बताइए, क्या उस पर जवाब नहीं दे केस वापस लिया या नहीं लिया, ये बताइए आप मुझे बताइए। सर ये एक आरोप गायत्री प्रजापति वाले मामले में आपको भी पता चला ना, अमिता सिंह, क्या हमने एक बार भी उनकी तरफदारी की है? हमने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। सर सर्वोच्च अदालत का डंडा है, गलत काम नहीं किया। चंद्रमोहन जी, कम से कम आचार संहिता का सम्मान तो देखिए, मैंने पहली ही लाइन में कहा था कि आचार संहिता का सम्मान करना, तो जब प्रधानमंत्री नहीं कर रहे तो ये तो क्या करेंगे? और मुझे दुख भी नहीं हो रहा इस बात का, जब शीर्ष नेतृत्व ऐसा है तो ये तो प्रवक्ता ऐसे कहेंगे। आप संवेदनहीन लोग हो, ये देखिए, आप संवेदनहीन लोग। देखिए, भाषा का स्तर लगातार गिरता हुआ। समाजवादी पार्टी सैफई जो कुनवा है ना, और उसके जितने भी, अरे आप रहने दो, परिवारवाद की बात करने लायक ही नहीं रहे। कल्याण सिंह के बेटे को, पोते को किसने टिकट दिया बता दीजिए। राजनाथ खुद आपके मंत्री हैं, उनके बेटे को नोएडा से क्यों लड़वा रहे हो आप तो परिवारवाद के खिलाफ हो। आप बताइए, शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, ये इन्हीं को शोभा देती है। क्या बहुत सही क्या मैंने क्या गलत? अच्छा चंद्रमोहन जी, ये बताइए मैंने क्या गलत? अशोक सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं, के बारे में क्या उस दल को गृह मंत्री के बेटे नहीं, ये बताइए नोएडा देश की जनता को ऐसे ही रोनते रहे हो, अपमान करो, अपमान प्रदेश की जनता। तीन राजनीतिक पार्टियों की तुलना कसाब से कर रहे थे। यादव जी अपमान करो, कसाब से तीन राजनीतिक पार्टी की तुलना कर रहे थे। आपको बड़ा गर्व होता है ना कसाब का नाम लेते हुए? पाकिस्तान के आतंकवादी से आप तीन राजनीतिक पार्टी की तुलना करेंगे? यादव जी आप अपमान करो। आप बताइए, कसाब कहना सही था?
कसाब कहना सही था, बताइए आप मुझे। आप अपमान करो, चंद्रमोहन आपका भाई, कोई ठीक तथ्य है, नहीं ठीक है। कसाब डॉक्टर कहना चंद्रमोहन सही साहब, नहीं है। आपको भी यहाँ पर रोक रहा हूँ। अनिल यादव जी, मुख्यमंत्री पे कुछ नहीं है। आवाज हमें कम करानी पड़ेगी, अब अपनी बारी का इंतजार अच्छा, कीजिए। एक बात मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं अनिल यादव जी, बस एक अनिल यादव जी, देखिए इन्होंने मुद्दा अनिल डिवाइड यादव कर जी, दिया। आपने एक ये अच्छे पूछा श्रोता भी था- बनिए प्लीज, आपने एक अच्छे इनसे श्रोता भी पूछा बनिए। था कि वाराणसी में क्या विकास किया है, आप पूर्वांचल मौका के लिए मिलेगा क्या अपनी किया, बात आप रखने नहीं का। तो जवाब देंगे। अनिल हल्ला यादव जी, बोलने लोग हैं अनिल यादव भैया। जी, ये चुनावी अच्छा भाषण जी, हल्ला का बोलेंगे, मंच नहीं है ना ये सर। डिबेट को ड्रेल करेंगे सर ये चुनावी हल्ला भाषण बोल का मंच करेंगे। नहीं है। अच्छा चलिए, चार यहाँ काम पर बता पार्टी की दीजिए। नीतियों को रखने के लिए बुलाया गया ना सर आपको। आप सम्मानित मेहमान हैं, थोड़ी मर्यादा बना के रखिए ना। ओंकारेश्वर पांडे जी, अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी ये स्थिति है, अभी नसीहतें दी जा रही थी कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये मुद्दे हैं असल। यही मुद्दे हैं दरअसल कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना तो ऐसा है कि कोई भी आपराधिक छवि का उम्मीदवार ना हो। हर पार्टी में कहीं ना कहीं से उसको शेल्टर मिल रहा है। संख्या किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश क्या इन चीजों से ऊपर उठेगा? सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में हम जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ करके एक ऐसी सरकार के बारे में सोचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करे, जो वर्ग विहीन एक सारे लोगों को लेकर, सबको लेकर साथ चलने की बात करे? ऐसा कोई नजर आता यही है एक आपको? मुद्दा है जिसपे कोई भी पार्टी कहने को कुछ भी कहती है, लेकिन अगर आप उसका एजेंडा देखें, उसका कार्य देखें, उसका टिकट वितरण देखें, तो आप पाएंगे कि परिवारवाद भी है और कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण भी है और कहीं ना कहीं दागी उम्मीदवारों को टिकट भी है। इसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं हम बिल्कुल पाक साफ हैं। अशोक सिंह जी, अब मैं आपके पास आता हूं। काफी देर से आप भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद गहमा गहमी की वजह से आपको मौका उतना नहीं मिल पाया। सर, ये जो परिवारवाद की दुहाई दी जाती है, ये शोभा तो नहीं देता। 22 सदस्य थे ना परिवार के, और भी शायद कुछ बढ़े हैं इस बार। इन आंकड़ों पर जाएंगे तो समय आम जनता का नष्ट होगा। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या आप लोगों की अगली रणनीति होगी कि लोगों को किस तरह से विकास के रास्तों पर आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इस पर तो बात नहीं हो रही, फिर भटक जाते हैं। नहीं, अच्छा जी, चंद्रमोहन जी के बयान का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक ट्वीट आया आदरणीय मौर्य जी का। उन्होंने कहा कि गायत्री प्रजापति कालिदास मार्ग में छुपा हुआ है। तो भाई केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, आचार संहिता प्रदेश में लागू है, विशेष परमिशन में छापा डाला जाए, गायत्री प्रजापति का दूध और पानी का पानी किया जाए। मगर देश की और प्रदेश की जनता को जिस तरीके से नमामि गंगे के नाम पर गुमराह किया गया कि भाई टोक्यो बना दिया जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, 1 करोड़ रोजगार सालाना, मुद्दों पे चर्चा करें ना भारतीय जनता पार्टी। हम दावत दे रहे हैं कि चर्चा कर लिया जाए। हम बहस को ड्रेल नहीं करना चाहते, हम दावत देना चाहते। हम चाहते कि उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए। और मुझे लगता है एनओसी कौन देगा? एनओसी देने में अगर दी जाती समय से तो शायद मेट्रो चल सकती थी। प्रधानमंत्री, एनओसी क्यों नहीं दी गई भाई? जिम्मेदारी राजनाथ सिंह जी की थी, सांसद थे पहले, यहां से क्यों नहीं दी जा रही है? तो सवाल इच्छा शक्ति का है। आपने 2014 के देश के आवाम के सामने वादे किए। मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ होती थी, उस मामले में भी हमारा गठबंधन उस समय नहीं था, मगर मैंने हजारों बार कहा। मगर ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री, उन्होंने काम भर किए हैं और निश्चित तौर पर आज गठबंधन में हम हैं, काम के बदौलत है, अखिलेश यादव जी की ईमानदार छवि के बदौलत है। रही गायत्री प्रजापति के मामले में तो कानून अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई है, कानून काम करेगा, सजा मिलेगी। हम सजा देने वाले कौन होते हैं? मगर मैंने इसीलिए कहा कि दमोस तंत्र न लाइए भैया। राजनीति में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दमोस तंत्र का शुरू कर दिया गया, आपके साथ कैबिनेट में कितने लोग आरोपित हैं, आपने उन्हें हटाया जिन पर बलात्कार के आरोप लगे। अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगे थे, मगर अदालत के द्वारा उन्हें तो जिले से बाहर भी कर दिया गया था। ये पूरा देश और हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानता है। मगर तो आप लोग सर मोर्चा क्यों नहीं खोलते हैं? न्यायालय तो आने दीजिए, हम सिद्ध क्यों कर देते हैं? न्यायालय है नहीं अच्छे जी। तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की बहुत सारी संभावना है। 2012 से सर संभावनाएं तो बहुत सी हैं। अशोक सिंह जी, अभी अनिल यादव जी जो नाम गिना रहे थे, रविदास मेहरोत्रा जी जो राज्य मंत्री थे, है ना, लखनऊ मध्य से उम्मीदवार हैं, 17 मुकदमे उनके खिलाफ हैं। अनिल यादव जी को इस पर भी कुछ बोलना चाहिए। अब तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है।
रामेश्वर यादव, अभय सिंह जैसे लोगों को, एक मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से दूरी हो जाती है। हत्या, लूट, डकैती, तमाम मुकदमे लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पे 11 मुकदमे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे 13, जिनमें महिला की फोन टेपिंग जैसे मुकदमे हैं। आप पूछिए इनसे, ये अपराध मुक्त सर आपसे ना पूछा जाए में आरोपित है पूरा नहीं, देश अनिल यादव जानता है जी, इस बात को। अनिल यादव जी, आपसे ना पूछा जाए, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना सर सत्ता में। नहीं, मैं यही तो है ना? कह रहा हूँ, यही तो जिम्मेदारी दोहरा बनती है। व्यवहार कितने हो रहा लोगों है को आप हमारे लोगों ने साथ। सलाखों के पीछे पहुंचाया? आप देखिए, आपकी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव ने खुले मन से कितनी बार कहा, क्या कहा बताइए सर कितनी बार जमीन क्या? पर नहीं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जमीन पर काम करने को आप कहा था। कैसी बात कर रहे अब वो हैं? संरक्षक हैं, एक भूल बात गए क्या? बताइए, सर एक बयान बात सुनवाऊं? बताइए। नहीं सुनिए, यादव जी बयान सुनवाऊं? मैं बताता हूं आपको। आप अखिलेश बयान यादव कुछ सुनवाएंगे? काम भी कर लो, कुछ काम कर लो। अच्छा, मुस्लिमों के एक लिए बात कुछ नहीं बताइए, किया। आप- ये नेताजी मुलायम सिंह यादव के अच्छा, मैं बयान जवाब, थे। अच्छा आप पहले कह लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। सबका एक साथ जवाब। हाँ जवाब दीजिए आप। एक बात बताइए मुझे, अगर कोई पिता या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब पार्टी के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये कहते हैं कि आप और अच्छा काम कर ले, तो इसमें क्या बुराई है? कौन से आपके पिताजी भी आपको घर में डांटते होंगे, उसमें क्या परेशानी होगी भाई? सर घर में बुला के डांट लीजिए ना। अरे बाहर ये डांट खुले देंगे मंच तो क्या पर- आपके पिताजी आप बुरा मान जाएंगे अपने पिताजी का? सर, आप ये बताइए मुख्यमंत्री मुझे। पद पर आसीन है अखिलेश यादव। अरे पिता पुत्र मुख्यमंत्री जी अपना के पिता रिश्ता नहीं घर पर होते क्या? निभाइए। ये बताइए। अनिल यादव जी कैसी बात कर रहे हैं अनिल आप? यादव जी, अच्छा रामेश्वर आप पांडे इतने जी। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पिताजी यहाँ आपको कुछ कह दें तो क्या आप बुरा मान जाएंगे? सर ये मंच क्या बात नसीहत हुई? देने के लिए नहीं है। नहीं, ये मंच ये नसीहत क्या देने बात के लिए हुई? नहीं है। देखिए, पिता मैं एक पुत्र जवाब घर देना पर चाह रहा था, निभाइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, था, वो रह गया, वो मैं जवाब मुख्यमंत्री दे देता हूं। मुख्यमंत्री का जो पद है, एक मेरी बात तो सुन लीजिए सर। जो ओमकार जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, वो हम लोग मिस कर गए। इन्होंने किसानों की हालत के बारे में एक बात कही थी, मैं बहुत देर से उसका जवाब देना चलिए चाह ये रहा था। अच्छा है कि अब मुद्दों की बात वापस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले से ही मुद्दों की बात कर रहा हूँ। वो तो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार साथी हैं, अब बीच बीच में टोक देते हैं, टोका टोकी करते हैं, इसलिए मुद्दा डिरेल हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ये, किसानों की बात करते हैं तो 7,86,000 किसानों का कर्ज अगर किसी ने माफ किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। 50,000 तक का जो स्टेट बैंक्स थे उनका कर्ज हमने माफ किया है। किसानों की जो किसान बीमा योजना है उसमें जो 2 लाख रुपए उनकी होती थी वो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की हमने। ओलावृष्टि के समय में हमने केंद्र सरकार को कई चिट्ठियां लिखी कि आप हमारी मदद करिए, यहाँ पे किसानों की हालत खस्ता है। हमने 7,500 करोड़ रुपए इनसे मांगे, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। 1336 करोड़ का हमने अपने बजट से फंड बनाया और किसानों की मदद करी। आज कितने का मुआवजा भी बटा? 1336 करोड़ का, मैं बता रहा हूं आपको, 1336 करोड़ का फंड बना के मदद की। ये किसानों तक ही पहुंचा है भैया, किसानों तक ही पहुंचा है। अच्छा उसके बाद वो चेक हमने देखे हैं जो मुआवजे के नाम पर किसानों को दिए गए हैं, अब मेरी खूब सवाल भी उठे थे तब। सिंचाई हमने मुफ्त कर दी, सिंचाई हमने मुफ्त कर दी, नलकूप हमने सबसे ज्यादा बनाए यहाँ पर। अच्छा दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो रोजगार के ऊपर बात हो रही थी, ये भी होनी चाहिए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार पर ईयर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं कि पिछले साल में सिर्फ 1,36,000 रोजगार दे पाए, जो कि पिछले 16 साल के सबसे कम है। आप बताइए, इनसे जवाब नहीं मांगना चाहिए? नहीं तो ले लेते हैं ना जवाब डॉक्टर चंद्रमोहन से। डॉक्टर चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है ना सर, वादा किया था। हाँ हम तो देखिए हम अपने कामों पर जवाब देने के लिए जा रहे हैं, जगह जगह जवाब दे रहे हैं, हर सभा में जवाब दे रहे हैं, जनता हमसे जवाब ले रही है, हम दे रहे हैं। अभी जो एक आया, जो रिपोर्ट्स आई जीडीपी के, ओंकारेश्वर जी और अक्षय जी आपने मेंशन किया होगा, अभी आई है, तुरंत आई है, उसमें बता दिया इन लोगों ने कहा था कि नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और जीडीपी नीचे जाएगी, तो उसका जवाब मिल गया है। और जहां तक रोजगार की सर, ये रिपोर्ट आने के बाद इतने हौसले बुलंद हुए हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बड़ी माफी के साथ कहूंगा, जब ये रिपोर्ट सामने आ गई तब नोटबंदी का कहा गया कि इसका कोई नकारात्मक असर ज्यादा नहीं पड़ा है। वो फॉर्मल एक्टिविटीज में कैलकुलेट होती है, इनफॉर्मल एक्टिविटीज में कैलकुलेट ही नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश की जहां तक अनिल यादव को बोलो कि ये चुप रहे हैं। अच्छा मैं अपनी बात चुप रहे हैं, ये अपने समय पर बोले, बिना मतलब की बातें ना मैं समझ रहा हूँ, मैं चुप। अरे आप काहे की बात कर रहे हो, फिजूल की बातें कर रहे हो यार, दहशत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं लग रही है, बेकार की बात। अरे भाई आप जिसे रोजगार मानते हो, आप अगर अपहरण को रोजगार मानते हो तो मानते रहो भैया। ये देखिए, अपहरण रोजगार, आप जमीनों पे कब्जे को रोजगार मानते हो, मानते रहो। काम की बात कीजिए सर, क्योंकि जितने लोग मिलके प्लॉटों पे कब्जा को अगर आप रोजगार मानते हो तो मानो आप। सर नहीं, काम की बात कीजिए, ये सुनेंगे नहीं। काम हुआ है और आगे क्या एजेंडा रहेगा। काशी में आज खूब दांवपेच तो चले गए हैं, लोग परेशान भी हुए हैं रोड शो की वजह से। अच्छा जी 2-3-4 बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए जी। एक बात, मुद्रा बैंक के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लोन हुआ है, आप किसी भी बैंक में उठा के देख लीजिए। ओंकारेश्वर जी हैं, आप हैं, दोनों जर्नलिस्ट हैं, दोनों लोग चेक कर लें कितनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है मुद्रा बैंक के कारण से।
क्योंकि जनधन खाते खुले, जिन लोगों ने कभी बैंक तक मुंह नहीं देखा था वो बैंक तक गए और उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से हर शहर में, इसमें हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है, हर शहर की हालत 15 ये लाख थी याद कर रहा कि था कि 15 लाख भी आ गए होंगे शायद खाते में, लोकल, इसलिए अरे अशोक भाई, ने बोला नहीं बीच में। अनिल यादव चुप रहा करो, सुना करो यार, तुम्हारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो चुप था, आपके साथ बड़ी मैं तो प्रॉब्लम आपका है, सम्मान कर रहा हूं, मैं समाजवादी चुप था। पार्टी के साथ आप बड़ी ही भारी मुझे- प्रॉब्लम। आप ही मुझे provoke अरे कर भाई रहे हो। अरे भाई ये देखिए अरे आप बोल क्यों रहे हो? आप शांति से सुनो, मैं नहीं बोला आपके, एक्सप्रेशन मेरा आप भी सुन ले लीजिए लेंगे, तो अच्छा रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा भी ले लेंगे क्या? सर अरे बड़ी भाई हैरानी आपका है। क्या ले लें? देखिए, आपको सर- जो कहना है सर वो वही हम अक्षय जी को मुद्दों की कहो। बात कर रहे या हैं, एंकर काशी के लोगों को क्या देंगे, पूर्वांचल के लोगों को क्या देंगे? हालांकि आधे पूर्वांचल ने तो अपना देखिए हमने वोट देखिए इस्तेमाल कर लिया है। आज का, अच्छा जी, आज का चुनाव है। आपने जब इनको कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जाने कितनी बार आईना दिखाया कि अखिलेश जी, आपकी टीम और आपके लोग, आपकी सरकार, आपके विधायक, आपके मंत्री क्या कर रहे हैं, दिखाया लगा, आईना दिखाया लगा। फिर याद दिला रहा हूं, रोजगार की अरे बात हो रही अब थी। आप, अरे भाई आप देखो, ये आप बीच में interrupt अच्छा मत जी, कीजिए। ये मेरे मास्टर नहीं है जो बीच में बोले ये। ठीक है, आप ठीक है सर, मास्टरी आप मत अपनी बात करो पूरी कीजिए। और ना दहशत अनिल यादव फैलाओ। जी, अनिल यादव जी, अब आप मुद्दे पे मैं आपके पास आऊंगा ना, आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा ना सर। बाकी मेहमान भी हैं। इन्हें चंद्रमोहन जी अपनी बात पूरी इन्हें कीजिए। यही लगता है, यही पढ़ा के भेजा जा रहा है। चलिए सर, अपनी भाई, बात पूरी कीजिए। लगातार जो अच्छा जी, लगातार उत्तर प्रदेश में हमने जो एक व्यवस्था दी केंद्र की सरकार बनने के बाद में, हमने जनधन खाते खुलवाए, हमने मुद्रा बैंक लोन दिए। मुद्रा बैंक के कारण इतनी बड़ी संख्या में रोजगार मिला, एक अभूतपूर्व है। हमने खाद कारखाने का शिलान्यास किया है और उस गोरखपुर में, और एक निश्चित समय पे उसका समय सीमा निश्चित की है कि 30 महीने में उसको प्रारंभ कर देंगे। हमने ये संकल्प लिया है। हमने इसके अलावा पीएनजी गैस लाइन ला रहे हैं और पीएनजी गैस के द्वारा हम उससे काम करेंगे गोरखपुर में। अब आप बनारस की बात करेंगे तो बनारस, आज का बनारस, और देखिए हम आपको फिर कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं आपको कि हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा जी, बार बार एक ही बात कही। मैंने भी आपसे कई बार बात की, हम और आप पहली बार चर्चा में नहीं बैठे हैं और लगातार बरसों से चर्चा कर रहे हैं। हमने एक ही बार बात कही कि हम 60 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। हमको 60 महीने चाहिए, इनको 60 महीने मिले हैं, अनिल यादव को, अखिलेश जी को 60 महीने मिले। ये अपने 60 माह का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। अरे भैया, मिर्जापुर में मुलायम सिंह जी ने जो शिलान्यास किया था, उस पुल को तो बनवा देते। अरे भाई रुक जाओ, मेरा जिक्र भी करेंगे, मुझे बोलने भी नहीं देंगे। सर, ये तो आपकी गुंडाई हो गई पूरी आपके पूरी। साथ दिक्कत यही है। अब बताइए, आप मेरा अरे जिक्र ठीक है, करेंगे और मुझे ठीक है, बोलने भी नहीं सर, देंगे। इसको समाजवादी पार्टी और नहीं भारतीय करते। जनता पार्टी वर्सेस मत बनाइए। गुंडाई बाकी भी की- मेहमान हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडा बहुत कौन है, सब सम्मानीय हैं, उनको जानते भी हैं। पूरा मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ठीक है, का चंद्रमोहन झंडा जी, जो किसकी मैं आऊंगा। पहचान है, सब अशोक जानते सिंह हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आऊंगा, रुक जाइए। ठीक। अशोक सिंह जी, तो हम असल लगातार, में, अच्छे जी, सबसे बड़ी बात है, चंद्रमोहन जी अच्छे वक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। दाऊद वापस आ गए, बुलेट ट्रेन चलने लगी है देश में। सपने दिखाने भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल इस तरीके से लगता है। 3 साल में जो गांव गोद लिए गए थे, प्रधानमंत्री ने जो गांव गोद लिया गया, जो सांसदों ने गांव गोद लिया, उनकी दशा बता दें। काम तो छोड़िए, उनकी दशा बता दीजिए। आज लोगों के बिजनेस चौपट हो गए और अभी क्या है, जिस ग्रोथ पे हंस रहे हैं, लोगों के रोजगार, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया गया, बिजनेस खत्म हो गए लोगों के। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, बिजनेस जलाओ पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, लेकिन बीजेपी तो अशोक सिंह जी ये कह रही है ना कि ये वही आंकड़े तो हैं जो पिछली सरकारों के भी सामने जारी होते थे, वही आंकड़े जारी कर रहे हैं। आज फिर सपने दिखा रहे कि गुजरात से पाइपलाइन लाई जाएगी, दाऊद वापस आएगा, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अरे भाई, ईमानदारी से बताओ ना, क्या किया है आपने? सपने क्यों दिखा रहे चंद्रमोहन जी? उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी समझदार है। 3 साल से अपने आप को लुटा महसूस कर रही है। 73 सांसद दिए, एक गांव का नाम बता दो भाई चंद्रमोहन जी, एक गांव का नाम बता दिए। चीनी मिल आपने बेचे, एक नाम बता दिए भैया मेरे, एक नाम तो बता दो कि हमने ये विकास किया है। आप एनओसी देखो नहीं, मेट्रो कैसे चलेगी भाई? एक चीज बताओ ना। अमित शाह जी आकर हमें चलिए पूछ ही लेते हैं। अब आप कह रहे हैं तो पूछ लेते हैं ना डॉक्टर चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी, जवाबदेही तो जिम्मेदारी बनती है ना, आप लोग अगर केंद्र की सरकार में हैं, जवाब दीजिए। उसके बारे में देश को बताना चाहिए ना। जी बिल्कुल, चंद्रमोहन जी।
अच्छा जी, अच्छा जी, आ रहा हूँ अनिल जी। ये दमोश तंत्र क्यों है? अच्छा जी, कांग्रेस के साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अशोक जी के साथ में भी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, हम अशोक जी तीनों लोग लगातार चर्चा में बैठे हैं, आपको याद ही है। हमने जब जियाउल हक की हत्या हुई तब भी हमने चर्चा की है, जब मनोज मिश्रा की हत्या हुई तब भी हमने चर्चा की है, जब मथुरा कांड हुआ तो भी हमने चर्चा की है, हमने जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तब भी हम तीनों लोगों ने चर्चा की है। हम लोग लगातार चर्चा करते रहे, आपको याद है सारी चर्चा। आपने कहा भी कि मुलायम सिंह जी, और मुलायम सिंह जी के वक्तव्यों पे भी हम चर्चा करते रहे। इन्होंने एक नारा दिया कि 27 साल की हार। बात ही नहीं हो पाती है, मुझे अरे भाई बोलना पड़ता है। चुप रहिए यार। 27 बता दीजिए ना, 3 साल से आप केंद्र में 27 साल हैं, यूपी। एक अरे भाई मैं आपको क्या बता दूं? आपको बताने नहीं आया हूं मैं, आपको बताने नहीं आया हूं मैं, प्रदेश की जनता को बताने आया हूं। आप इतने क्यों उत्तेजित होते हो? जनता देखती है। मारोगे क्या? जनता देखती है। आप मारोगे क्या? आप ये मारोगे क्या? अरे एक्सप्रेस आप मारोगे? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप मारोगे निकल के। आपने दिया भैया मारोगे? देखिए भैया यादव जी मारोगे आप? आपका है भैया, यादव जी मारोगे क्या? आपका है ना यादव जी ऐसा लग रहा है जैसे आप निकल के मारोगे क्या? का काम है, नहीं मारने पे उतारू आप, तो ऐसा लग रहा है सर बड़ी। अरे यादव जी, ठीक, यादव जी ऐसा लग रहा है जैसे आप मारने पे उतारू होते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतारू आप, तो ऐसा लग रहा है। आप इतनी अच्छी डिबेट करवा रहे हैं, आप सीधी नहीं। अरे भाई यादव जी को दिया है भैया, यादव जी समाजवादी की मान गए आपको, आप सपा के हो, आप 3 साल का बता दीजिए ना। आप सपा के हो, मान गए आपको। प्रधानमंत्री जी, सांसद आपने नहीं दिए, आपके कुकर्मों ने दिए हैं। सुन तो लीजिए, कुकर्मों ने दिए हैं, समाजवादी कुकर्मों ने दिए। उसकी स्थिति बता दीजिए। नहीं है, थोड़ा ये दहशत फैलाएंगे। ठीक है डॉक्टर स्टूडियो पे भी पैदा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे मार डालेंगे। विकास की कोई बात नहीं कर पा रहे। लखनऊ में नहीं तो ये मेरा गला दबा दे। ये देखिए, ये तो गला दबा हो गया। इन नौटंकियों से कुछ नहीं होने वाला। जनता जान गई है आपको अच्छे से। नौटंकी, अरे नौटंकी, अखिलेश यादव से बड़ा नौटंकीकार कोई नहीं है। अब ये देख रहे हैं, अब देख रहे हैं इनका भाषा का स्तर। इनसे बोलिए माफी मांगे इस बात के लिए। अनिल यादव, नहीं ये गलत बात है। आप सभी मर्यादा को मुख्यमंत्री क्या होता है? मर्यादा को आप देखिए इनसे किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यही आपकी हार की निशानी है, यही हार की निशानी है आपकी। आप मुझे भाषा बताओगे? बिल्कुल। अरे आपकी निशानी भाषा बताएगी, मैं क्या भाषा बताऊंगा आपको? आपको जनता भाषा बताएगी, आपको ये नहीं पता समाजवादी पार्टी का वक्त नहीं है, का मतलब समाजवादी पार्टी। और जनता जवाब अपना दे ही देगी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी को कहीं जाना था, इसलिए फाइनल रिएक्शन मैं उनसे चाह रहा था, लेकिन बहुत शुक्रिया। तो जाएंगे ही, जिन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो जाएंगे ही। हमको दिए हैं, हम जनता के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की है। ये बेचारे बोलते ही रहेंगे। सर एक ब्रेक ले लेते हैं। जाइए। ये भी कहा जा रहा था कि लठमार होली भी खेली जाएगी 11 मार्च के बाद, और ये कहा जाता है भगवा होली भी खेली जाएगी। अभी तो थोड़ा समय है, अभी इंतजार कर लीजिए। विधानसभा के आखिरी दौर के लिए 8 मार्च को वोट पड़ने हैं और सभी दलों ने आज वाराणसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल यादव जी, मैं आपके पास आता हूं कि पिछले 5 साल में ऐसे कौन से वो कमियां रह गई हैं जो अगर आप लोगों को मौका मिलता है, अगर जनता भरोसा करती है, उनको पूरा करने का आप लोग काम करें? देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि जिसमें 5 साल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि संपूर्ण विकास हो जाए। और वैसे भी विकास ऐसी चीज है कि जो लगातार चलता रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो मैं बता दूं आपको, 2012 में जब मायावती जी के जंगल राज से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली थी, तब जीडीपी 4.3% था। आज 7.1% है। आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। आज देखिए 11 मेडिकल कॉलेज और 1000 मेडिकल सीट्स बढ़ी है, जो कि आजादी के बाद से कभी नहीं हुई। काम होगा, बिल्कुल हुआ है। मैं कह रहा हूं हुआ है काम। 1090 से 6,61,000 महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि पहले आपकी कंप्लेन ही नहीं लिखी जाती थी। डायल 100 से आप 15 से 20 मिनट के अंतराल में आपने सामने पुलिस देख सकते हैं। 108 और 102 से 60 लाख 1 से और 44 लाख 1 से 2 एम्बुलेंस सेवाओं से 1 करोड़ 4 लाख लोगों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। तो ये अपने आप में बड़े ऐतिहासिक काम है। आप 5 साल का ये कार्यकाल किसी भी आजादी के बाद से, चाहे उसमें सपा की सरकार हो, उससे कंपेयर करके देख लीजिए, आपको विकास की स्थिति अपने आप दिख जाएगी। ठीक है अशोक सिंह जी, एक टैग हमेशा लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी के लोगों की सरकार आती है तो गुंडा राज हो जाता है, तो इस पर फोकस रहेगा इस बार? किस तरह की गुंडागर्दी अगर सरकार में आते हैं आप लोग, गठबंधन की सरकार होगी, तो इस टैग से निजात मिलेगी? नहीं देखिए, अच्छा जी, मैं निश्चित तौर पर एक बात दावे के साथ कह दूं, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया है, गठबंधन में हम शामिल हैं।
हम सरकार में आ रहे हैं और एक अच्छी और बेहतर सरकार प्रदेश की जनता को मिल रही है, जिसमें विकास का एजेंडा होगा, रोज नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा का एजेंडा है। तो सारी चीजें पाक साफ है, वो कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। रही जो बातें बीत गई हैं, हम नमामि गंगे की तरह ख्वाब नहीं दिखाएंगे कि हम टोक्यो बना देंगे। हम निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी विकास की संभावना है। ऐसा नहीं है कि 2000 से 2012 के बाद 2016 तक अखिलेश सरकार ने काम नहीं किया। जो काम किए गए हमने ईमानदारी से उनकी तारीफ की है, और जो गलत काम, जो भी अगर कुछ होता तो विपक्ष होने के नाते हमने वो भी गलत कामों के बारे में कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तमाम बार उठाया गया। मगर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छे कार्य किए और इसीलिए हम गठबंधन में साथ में हैं। ठीक है, ओंकारेश्वर पांडे जी, फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा। जो बहस पूरी हुई है, हालांकि हम मुद्दों से अपना भटके भी हैं, जहां पर जिक्र शुरुआती दौर में हुआ कि मुद्दों पर रहना चाहिए, लेकिन मुद्दों से भटक जाते हैं। कुछ भरोसा किया जा सकता है? देखिए, भरोसा करने वाली बात नहीं, मैं तो ये कहूंगा, ये ठीक है। अभी अनिल जी कह रहे थे कि 1090 शुरू हुआ, डायल 100 की सेवाएं शुरू हुई, खासतौर से कानून व्यवस्था का मामला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ही सबसे बड़ा प्रश्न रहा है। मेरा ये मानना है कि सभी पार्टियों को जो उतरी हैं, जो सरकार बनाएं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब तक स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था नहीं होगी, जिस तरह से बिहार में ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि साहब महीने दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, कभी कभी 1 सप्ताह के अंदर सजा मिल जाए, जब तक इसकी व्यवस्था सरकार नहीं सोचेगी और नहीं कराएगी, तब तक कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि बनारस जो है इस देश की सांस्कृतिक नगरी है, और लखनऊ तो भाषा और तहजीब के लिए ही जाना जाता है, तो भाषा की मर्यादा को बनाए रखें। मेरा सबसे अहम ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मर्यादा को ताक पर रख दिया जाता है। बात मुद्दों से शुरू होती है, लेकिन मुद्दों से भटक जाते हैं, और आम जनता जिस उम्मीद के साथ अपने राजनीतिक दलों की ओर देखती है कि फला पार्टी अगर जिसको हम सत्ता पर काबिज करते हैं तो ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, अफसोस जनता को होता है। एक बार फिर मौका उत्तर प्रदेश की आम जनता के पास है, और एक चरण का मतदान बाकी है, और इसके बाद 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, जनता की पसंद कौन बनता है। लोकतंत्र में इतना ही।